वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। बेटा आज का हमारा टॉपिक है गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग गौरांग, गुड मॉर्निंग कोमल, गुड मॉर्निंग। बिजनेस कॉम्बिनेशन, मर्जर या फिर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो आपको याद है हमने जब अमालिगमेशन पढ़ा था तब मैंने आपको दो बातें कही थी कि a प्लस बी सी और a प्लस बी ए बी, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। a प्लस बी सी और a प्लस बी ए बी, ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। क्लियर थी ये बात? कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही होता है। ठीक है बेटा, अब समझिए कि a प्लस बी, मान लीजिए एक कंपनी का मालिक था मिस्टर ए, एक कंपनी का मालिक था मिस्टर बी, और अब एक मिस्टर सी आया और उसने ए कंपनी को भी परचेज कर लिया और बी कंपनी को भी परचेज कर लिया और कंपनी का नाम रख दिया सी लिमिटेड। ठीक है साहब, अब एक दूसरा पर्सन मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों अपनी अपनी कंपनी के मालिक थे और दोनों ने ही मिलके एक नई कंपनी बना ली जिसको क्या नाम दिया, एबी लिमिटेड। क्या दोनों के कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस है क्या? क्या दोनों कॉन्सेप्ट में, देखो दोनों प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक ही चीज है। जो पहले दो अलग अलग कंपनियां थी अब मिलके एक कंपनी बन चुकी है, केवल नाम अलग है लेकिन दोनों में कॉन्सेप्ट भी अलग है। इस नई वाली कंपनी में पहले वाले लोग ओनर नहीं है, लेकिन इस नई वाली कंपनी में चाहे पुरानी कंपनी का कंट्रोल देखा जाए या नई कंपनी का कंट्रोल देखा जाए, कंट्रोल क्या है, कॉमन है। पहले भी इन दोनों कंपनियों, इस पूरे बिजनेस का मालिक ए और बी थे, अभी भी इस पूरे बिजनेस के मालिक कौन है, ए और बी है। तो जो कंट्रोल है वो कंट्रोल क्या है, कॉमन है। इज इट क्लियर? तो जो कंट्रोल है वो कंट्रोल कैसा है, इसको बोलते हैं एक्विजिशन अंडर कॉमन कंट्रोल। एक्विजिशन अंडर कॉमन कंट्रोल। अब इसके लिए एक बात बताओ, जब हमने अमाल्गमेशन पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको मर्जर की 5 कंडीशन बताई थी कि पांचों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मर्जर माना जाएगा। पांचों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मर्जर माना जाएगा। यह बात थी जब तक AS14 चलता था। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि भाई एक्विजिशन का मतलब तो हम केवल क्या समझते हैं, हम तो एक्विजिशन का मतलब केवल परचेज समझते हैं। ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है साहब। फिर वो एक नया कॉन्सेप्ट और लेके आए, बोले कि हम मर्जर भी मानेंगे लेकिन कब, जो बेसिक कंडीशन थी वो तो पूरी हो ही हो, कंट्रोल कॉमन रहे। उन्होंने अलग से एक कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन कंट्रोल। ठीक है, तो हमने कॉमन कंट्रोल का कंसेप्ट डिस्कस किया कि जो पहले ऑनर थे अभी भी ऑनर वही रहे। पहले जिन लोगों के पास अलग अलग कंपनियों का कंट्रोल था
बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद भी कंट्रोल उन्हीं लोगों के पास रहे, तो वो कंट्रोल क्या कहलाता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? मर्जर के केस में अकाउंटिंग का कौन सा मेथड काम में लेंगे? इन लोगों ने नाम दिया है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या कहता है कि सारे काम किस पे होंगे? बुक वैल्यू पे होंगे। ऑल असेट्स एंड ऑल लायबिलिटी। ठीक है साहब। तीसरी चीज, इसमें रिजर्व्स भी, रिजर्व्स एज इट इज ट्रांसफर होते हैं। रिजर्व्स भी एज इट इज, जैसे ए कंपनी के जो रिजर्व हैं, बी कंपनी के जो रिजर्व हैं, तो वो रिजर्व आपको सी कंपनी में भी, जैसे ए कंपनी में कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है, बी कंपनी में कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है, तो सी कंपनी में भी वो रिवैल्यूएशन रिजर्व ही होगा। ए कंपनी में कोई कैपिटल रिजर्व है, बी कंपनी में कोई कैपिटल रिजर्व है, तो सी कंपनी में भी वो कैपिटल रिजर्व होगा। ए कंपनी में जनरल रिजर्व है, बी कंपनी में जनरल रिजर्व है, तो जब नई सी कंपनी बनेगी तो उसमें भी वो अमाउंट जनरल रिजर्व के नाम से दिखाया जाएगा। क्लियर? बस ये एक ध्यान रखने वाली बात है, बाकी सब कुछ वैसा ही होता है जैसा अमलगमेशन में होता आया था। डन? इसकी वजह से पहली एंट्री में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम पहली एंट्री में नई कंपनी में कभी भी रिजर्व्स नहीं दिखाते थे, लेकिन अब हम नई कंपनी में रिजर्व्स दिखाएंगे, क्योंकि मैं कहता हूं मेरा प्रॉफिट है 100 रुपए, ए कहता है, बी कहता है मेरा प्रॉफिट है 50 रुपए, तो जब दोनों एक साथ आएंगे तो दोनों कहेंगे हमारा प्रॉफिट है 150 रुपए। ठीक है? क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? हाँ जी बेटा, यस और नो साथ साथ बताते रहे। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ता हूं बेटा, एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है? मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, आप चाहे तो मॉड्यूल में देख सकते हैं, आप चाहे तो मॉड्यूल में देख सकते हैं, उसमें मॉड्यूल का पेज नंबर भी लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। ठीक है? चलिए क्वेश्चन है, डीए लिमिटेड एंड टीए लिमिटेड। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 19, इलस्ट्रेशन नंबर 19, डीए लिमिटेड एंड टीए लिमिटेड वर अमालगमेटेड टू फॉर्म ए न्यू कंपनी डेटा लिमिटेड। ठीक है? ऑन 31 मार्च 2017, who issued requisite number of equity shares of ₹10 to take over the business of DA and TA. ठीक है? The abstract of balance sheet of companies on 31st March 17. Property, plant and equipment, financial asset, current asset, equity share capital, other equity, borrowings and current liability. ठीक है साहब? Past journal entries in the books of DA, TA and Data Limited. बेटा इस क्वेश्चन में आपको लिख नहीं रखा है, एग्जाम में जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा हुआ होगा सॉल्यूशन एज पर कॉमन कंट्रोल। ठीक है? क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा सॉल्यूशन एज पर कॉमन कंट्रोल, या कहीं भी बता रखा होगा कंट्रोल कॉमन है। ये तो इस टॉपिक के नीचे दे रखा है, इसलिए उन्होंने लिखा नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर क्वेश्चन में ना लिखा हुआ हो तो फिर आपको अपना नॉर्मल सॉल्यूशन करना है, जो आप अब से पहले अमालगमेशन में करते करते आए हैं।
क्लियर है? कभी भी नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, डीए टीए और फिर डीए टीए डेटा, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कॉमन कंट्रोल, ये तो कॉन्सेप्ट के जस्ट नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, इसलिए इसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ने क्या कह दिया, जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है साहब, जनरल एंट्रीज पास करनी है। हाँ जी, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो पीसी निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। कौन से मेथड से निकालेंगे, कौन से मेथड से पीसी कैलकुलेट करेंगे? उसने तो बता दिया 10 रुपए वाले शेयर देने हैं, लेकिन देने हैं रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर। 10 रुपए वाले शेयर देने हैं, लेकिन देने हैं रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर, जितने शेयर देने पड़े। ठीक है साहब, कैलकुलेट करते हैं। परचेज कंसिडरेशन, शेयर कैपिटल कितनी है, एक डीए की शेयर कैपिटल है, डीए की शेयर कैपिटल है 6000 और टीए की शेयर कैपिटल है 8000, तो टोटल शेयर कैपिटल 14000। तो बेटा जो टोटल पीसी आएगा, हमने कह दिया कि भाई दो लोग हैं, एक तो है डीए एक है टीए, दोनों मिलके नई कंपनी बना रहे हैं, अपने खुद ही की कंपनी को। तो जो उनकी शेयर कैपिटल अलग अलग हैं, अब वो शेयर कैपिटल हो जाएगी नई कंपनी में, उनकी अलग अलग शेयर कैपिटल है 6000 एंड 8000, टोटल है 14000। तो मैं कहता हूं कि उनकी नई शेयर कैपिटल भी कितनी होगी, 14000। ठीक है साहब, अब नई कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वही तो उसका पीसी होता है, जो नई कंपनी की शेयर कैपिटल होती है वही उसका पीसी है। इसका मतलब नया पीसी कितना है, 14000। लेकिन 14000 में से डीए का कितना है और टीए का कितना है, तो हमें सोचना यह है कि हमारे पास दो मेथड होते हैं, प्रैक्टिकली बोले तो तीन, लेकिन तीसरे की तो बात नहीं करते, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हमें कहा कि भाई उससे पहले तो नेट एसेट आ जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू तभी लगता है जब क्वेश्चन में कह रखा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं परचेज मेथड, नहीं बता रखा। दूसरा बात करते हैं नेट एसेट मेथड, तो नेट एसेट कैलकुलेट कीजिए। टोटल पीसी आपको पता है, इस 14000 को नेट एसेट के रेशियो में बांट दीजिए, दैट इज डीए टी। चलिए सर, असेट्स लिखिए, नेट एसेट, नेट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 7500, 8000, फाइनेंशियल असेट 800 और 500, करंट असेट 4700 और 6500। दिस इज टोटल असेट। टोटल असेट कितनी होगी, 5000, 13000 एंड 15000, माइनस लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी 2000 और 1000,
माइनस borrowings. Borrowings is 2000 and 3000. तो नेट एसेट हो गई 9000 एंड 11000. 9000 and 11000. That is net asset. क्लियर है? अब ये बोल रहा है टोटल पीसी, हाँ, परचेज कंसिडरेशन इन नेट असेट रेशियो कितना कितना हो जाएगा बेटा? कितना कितना हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए. 14,000 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 9,000. यहां हो जाएगा 14,000 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 11,000. अमाउंट बता दीजिए जल्दी से. पीसी का अमाउंट, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट बता दीजिए. हमने सबसे पहले कहा कि भाई टोटल परचेज कंसिडरेशन होगा 14,000, क्योंकि डीए की शेयर कैपिटल थी. फर्स्ट का हो गया 6,300, तो सेकंड का हो जाएगा 7,700. ठीक है, 6,300. हमने कहा टोटल परचेज कंसिडरेशन, पहले कैपिटल थी 14,000 की. अगर बता देता तो कोई बात नहीं थी, नहीं बताया तो पहले जो शेयर कैपिटल थी वही शेयर कैपिटल अब हो गई. किस रेशियो में? बोले दोनों अपनी अपनी नेट एसेट के रेशियो में. ये 9,000 की नेट एसेट लेके आए, ये 11,000 की नेट एसेट लेके आए, तो 14,000 में इसको 6,300 मिल जाएगा, इसको 7,700 मिल जाएगा. 9:11 के रेशियो में. ये तो हो गया बेटा परचेज कंसिडरेशन. ये बात हमेशा ध्यान रखें, जहां भी बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहला काम होगा परचेज कंसिडरेशन. डन? यहां तक क्लियर है? अब आगे बात करते हैं डीए लिमिटेड की बुक्स. एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डीए लिमिटेड. बुक्स ऑफ डीए लिमिटेड. डीए लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज करनी है. डीए लिमिटेड, तो डीए लिमिटेड की बुक्स में क्या एंट्री करें? सारी असेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, सारी लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो. तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, to financial asset, to current asset. ठीक है सर. 7,500, 800 और 4,700 अमाउंट आ गया 13,000. फिर आप कहते हो कि लायबिलिटीज को ट्रांसफर करिए. करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, बोरोइंग अकाउंट डेबिट,
टू रियलाइजेशन 2000 2000 अमाउंट इज 4000। अब बदले में एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 क्या होगा? ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना आ गया? अमाउंट था शेयर कैपिटल का 6000, साथ में बेटा अदर इक्विटी भी था। अदर इक्विटी का अमाउंट था 3000 टू इक्विटी शेयर होल्डर, अमाउंट हो गया 9000। ठीक है। एंट्री नंबर 4, परचेज कंसिडरेशन ड्यू करना है। क्या एंट्री होती है? न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट आ गया? 6300। तो बेटा सारी एसेट ट्रांसफर कर दी, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन का अमाउंट पीसी का अमाउंट ड्यू कर दिया। एंट्री नंबर 5, जब पीसी रिसीव होगा क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर इन डेटा लिमिटेड टू डेटा लिमिटेड 6300। ये लीजिए साहब। एंट्री नंबर 6, प्रेफरेंस शेयर थे नहीं तो उनका कोई डिफरेंस भी नहीं था। रियलाइजेशन का बैलेंस और लॉस, रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस कितना था? रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस 2700। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2700। और एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन DATA लिमिटेड। ये लीजिए सर। क्लियर है सभी को? बड़ा ही इजी और कोई काम नहीं था, नॉर्मल सी एंट्रियां थी। क्या इन एंट्रीज में किसी को कोई कंफ्यूजन है? मेरे अकॉर्डिंग इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारी अमालगमेशन की बेसिक एंट्रीज है। असेट ट्रांसफर करना, लायबिलिटी ट्रांसफर करना, इक्विटी शेयर कैपिटल, पीसी ड्यू करना, पीसी रिसीव करना, रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफर करना और इक्विटी शेयर होल्डर्स को फाइनल पेमेंट कर देना। तो ये एंट्रियां किसकी बुक्स में थी? डीए लिमिटेड में। ये काम हमने पहले भी किया है। ठीक है, क्वेश्चन वैसा ही है बेटा, एक कॉन्सेप्ट नया बोला है केवल। ठीक है, थ्योरेटिकली बातें चेंज हो रही है। चलिए इसी तरह से अब हम बात करते हैं टीए लिमिटेड। ऐसा ही होगा इसलिए मैं ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं। टीए लिमिटेड, टीए लिमिटेड, टीए लिमिटेड की बात करें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का था? 8000, फाइनेंशियल असेट 500, करंट असेट 6500, टोटल अमाउंट हो गया 15000। उसके बाद करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी थी 1000, 3000, टोटल हो गई 4000। इक्विटी शेयर कैपिटल
इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000, देर आफ्टर अदर इक्विटी 3,000, तो टोटल हो गया 11,000। पीसी कितना ड्यू किया? 7,700। पीसी रिसीव कितना किया? 7,700। रियलाइजेशन का लॉस कितना था? रियलाइजेशन का लॉस था 3,300। और फाइनल पेमेंट कितना हो जाएगा? 7,700। क्लियर है बेटा? ये देखिए टीए लिमिटेड की बुक्स में भी आपने सारी एंट्रियां कर दी। कोई दिक्कत है? टीए लिमिटेड की बुक्स में किसी को कोई दिक्कत है क्या? कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल वैल्यूज चेंज की है डीए लिमिटेड से टीए लिमिटेड। टीए लिमिटेड की बुक्स भी क्लियर है? पक्की बात है? हाँ जी भाई सर क्लियर है, जल्दी से बता दो। यस सर। अब बात करनी है डीएटीए लिमिटेड, दोनों कंपनियों की एक साथ। ठीक है साहब, वो तो नई कंपनी है, चीजें चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, अभी लिखते हैं सर। चलिए सबसे पहले आप मुझे बताएंगे प्रॉपर्टी बुक्स ऑफ डीएटीए लिमिटेड। डीएटीए लिमिटेड की बात करें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आया? दोनों का ऐड करके बता दीजिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दोनों का ऐड करके बता दीजिए। 15,500। करंट एसेट कितने की आ गई? 11,200। फाइनेंशियल एसेट कितने की आ गई? 1,300। टू परचेज कंसिडरेशन 14,000। टू बोरोइंग टोटल है 5,000। टू करंट लाइबिलिटी 3,000। अब एक बात बताइए बेटा, उस कंपनी में रिजर्व्स भी थे, उस कंपनी में रिजर्व्स भी दे, किस नाम से दे? अदर इक्विटी के नाम से। तो यहां भी किस नाम से आ जाएंगे? यहां भी किस नाम से आ जाएंगे? अदर इक्विटी के नाम से। कितने कितने आ जाएंगे? 3,000 प्लस 3,000 दैट इज 6,000। ये आइटम हम पहले नहीं किया करते थे। परचेज के मेथड में हम इस तरह से अदर इक्विटी नहीं लिखते हैं, हम या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व या गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो ये तो यहां लिखना है। अब अगर और डिफरेंस बाकी रह जाए तो गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज। अब यहां गेन ऑन बार्गेन परचेज में नहीं लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व ही लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा? फिर आप पेमेंट कर दीजिए, इसके बाद आपको पेमेंट करने की एंट्री कर देनी है। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट। यहां दोनों कंपनियों के नाम भी लिख सकते हैं, DATA 6,300 और 7,700, चाहे तो एक साथ लिख दें। और इसके लिए आपको क्या देना है? टू इक्विटी शेयर
कैपिटल। ये लीजिए क्वेश्चन खत्म। तो इतना ही कॉन्सेप्ट होता है कॉमन कंट्रोल का। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या सभी को कॉमन कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन कंट्रोल इज क्लियर टू एवरीवन? ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कर दिया जाता है कि जो लोग पहले ओनर थे वही बाद में ओनर हैं, और आपको मर्जर करना होता है। मतलब ना तो कोई वैल्यूज में चेंज होंगे ना और कुछ होगा, और रिजर्व्स को भी एज इट इज लिख दिया जाएगा। डन। अब हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है बेटा, रिवर्स एक्विजिशन। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है, रिवर्स और एक्विजिशन। कोशिश करेंगे कि मैं कल क्लास रख के आपको करवा दूं, अदरवाइज मंडे को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि कल को क्लास रख पाए, या फिर हम इसको मंडे को कंप्लीट कर देंगे। दैट इज आवर लास्ट कॉन्सेप्ट, रिवर्स एक्विजिशन। ओके बेटा, क्लियर है? इसके साथ में नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होने का चांस रहता है, तो इसके जस्ट बाद में कर लेंगे अपन रिवर्स एक्विजिशन। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही।